हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल है, पिछला वाला थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, फिर भी हमने इसको प्रैक्टिकल बनाया, कोशिश किया। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है? दो वर्ड है इसमें, फाइनेंशियल और प्लानिंग, बराबर? हाँ, नियोजन मीनिंग बता रहे हो। प्लानिंग है ना, नियोजन है ना, फाइनेंस के नियोजन। तो पहले हम लोग समझेंगे कि नियोजन के बारे में समझते हैं ना, कि हम लोग नियोजन क्यों करते हैं। कोई भी चीज़ का प्लानिंग हम लोग करते हैं। आज आप लोग सुबह से उठ के यहाँ पर आए क्लास के लिए, यहाँ से जाने के बाद भी आपके कुछ प्लान्स होंगे। तो हम लोग देखो, कोई भी चीज़ हमको समझनी होगी तो सबसे पहले क्या रहता है, हमें उसके क्यों को समझना पड़ेगा। मेरे को क्यों करना है ये चीज़, वो क्लियर रहेगा ना, तो कैसे करना है वो एकदम इजीली हो जाता है आपका। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्या रीज़न है आपके, क्यों प्लान करते हैं हम लोग। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर का सोच कर, और एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल प्लानिंग, फाइनेंस की बात नहीं कर रहा था। फाइनेंस को बाद में लाएंगे हम लोग। नॉर्मली प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग? क्राइसिस ना आए, कोई क्राइसिस ना है, वही हो गया। फ्यूचर का कुछ सोच कर, और सब चीज़ टाइमली हो जाए, और क्या रीज़न रहते हैं? हाँ, बिना रुकावट हो जाए, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम फ्री रहने के लिए, और हम फाइनेंशियल केस में हो जाए। और क्या रीज़न रहते हैं, क्यों प्लान करते हैं हम लोग? सोचो, थोड़ा सोचो। हमारा जो रिसोर्स रहता है, इसमें हमारा रिसोर्स क्या है? टाइम, बराबर। ये रिसोर्स लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। हमारे पास दिन में कितना है? सिर्फ 24 घंटे। तो करने की चीजें कितनी है? बहुत सारी। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम चीजें करने के लिए हम लोग क्या है, हमें प्लानिंग की, नियोजन की जरूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रहता टाइम, मान लो आप आज मतलब क्लास में नहीं रहते, या फिर कुछ जॉब नहीं रहता, जो छोटा बच्चा रहता है उसके पास क्या है, जब स्कूल में नहीं जाता है तो उसके पास टाइम ही टाइम रहता है, उसको कोई प्लानिंग नहीं रहता क्या कितना देर भी खेलना है, जो चीज़ में मन लग रहा है वो चीज़ कर रहा है वो। तो हम लोग कर सकते क्या वैसा? थोड़ा टाइम तक कुछ कर रहे हैं मन लायक, तो फिर थोड़ा टाइम पर टेंशन आ जाती है, अरे यार ये कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ छूट जाएगी। हाँ, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। जिसकी शादी हुई तो उसकी बीवी आ जाएगी, है कि नहीं? अरे क्या पिक्चर देखते बैठे हो, ये सब छोड़ छाड़ के ये सब क्या करते बैठे हो करके, है ना? तो यहाँ पे क्या, हमारा रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसलिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है। अभी हम लोग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर जाते हैं। थोड़ा सेम रीजन रहता है, इसमें फाइनेंस जोड़ दो बस। फ्यूचर ओरिएंटेड हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, फ्यूचर के लिए भविष्य का सोच के करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, टाइमली हमें कुछ करनी है, टाइमली कोई गोल्स पूरे करने हैं, है ना? बच्चा आज 3 साल का है, 5 साल का हो जाएगा, तब तक उसके उस स्कूल के पैसे हमें जमा करने हैं, लाख भर रुपये जो भी होंगे। तो ये क्या हो गया, हमें टाइमली कोई चीज़ अचीव करने हैं, टाइमली कोई गोल्स अचीव करने हैं, तो उसको हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्रॉब्लम से फ्री रहने के लिए, अचानक से कोई इशू ना आ जाए लाइफ में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइनेंशियली भी हम लोग उसके लिए सिक्योर रहने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा रिसोर्स इसमें कौन सा हो जाता है? नॉर्मल प्लानिंग में टाइम था, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा रिसोर्स चेंज हो जाता है, मनी। हमारा संसाधन क्या है अभी? पैसा। पैसा अगर लिमिटेड है तो प्लानिंग करनी है,
पैसा अगर अनलिमिटेड है तो प्लानिंग नहीं करनी है। हर महीने अगर 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए आ रहे होंगे तो प्लानिंग शायद नहीं करनी पड़ेगी इतनी। बट अभी हमारा जो इनकम आ रहा है उसमें हमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें डील करनी है, तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी आवश्यक है फाइनेंस की, बराबर है। और सबसे गलत बात क्या है हमारे साथ, हमारे है ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हमें बचपन से फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में या तो सिखाया नहीं गया या तो गलत सिखाया गया। गलत क्या सिखाया गया कि पैसे से सब प्रॉब्लम्स होती है, पैसे की वजह से सब इश्यूज होते हैं, झगड़े होते हैं लोगों में वगैरह वगैरह। बट पैसे के बगैर कुछ होता है क्या आज? तो हम लोग क्या हो गए, मनी को लेके, पैसे को लेके हम लोग थोड़े नेगेटिव है। अरे बहुत पैसा नहीं चाहिए, लिमिटेड चाहिए, शांति चाहिए। शांति चाहिए ही ऑब्वियसली, बिना शांति के तो हम रह नहीं सकते। तो शांति तो बेसिक है, लेकिन पैसा भी चाहिए। पैसा चाहिए से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को मैनेज करते आना चाहिए। नहीं तो आपको मैं कितने भी पैसे दे दूँ, कोई भी दे दे आपको कितना ही पैसा, तो आप उसको साल भर में उड़ा डालोगे। आपको कौन बनेगा करोड़पति का, एक बिहार का लड़का था, सुशील नाम था, वो करोड़पति, पहला करोड़पति था। विदिन मेरे को लगता है 4-5 साल वो बैंकरप्ट हो गया पूरा, मतलब उसने पूरा कर्जा लेके बैठ गया बोल सकते हैं। क्यों हुआ ऐसा? उसको पैसा कमा लिया उसने अपने स्किल से, लेकिन उसको टिका नहीं पाया। तो अभी हम लोग क्या है, हमारा जो रिसोर्स है मनी वो लिमिटेड है। अगर लिमिटेड है तो ही हमें प्लानिंग करनी है, बराबर। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, नॉर्मल प्लानिंग तो बात कर ली। फाइनेंशियल प्लानिंग में और नॉर्मल और क्या ये हो सकता है, और क्या रीज़न हो सकता है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? महंगाई सुना है किसने नाम? इन्फ्लेशन, महंगाई, महागाई, क्या रहता है इन्फ्लेशन, महंगाई? बढ़ती रहती है, इतना पता है, कम नहीं होती। महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? आज आपके पास 100 रुपये है, एक साल बाद 100 रुपये में आज जो चीज़ें ले सकते हैं आप, एक साल बाद भी, 5 साल बाद, 2 साल बाद आप 100 रुपये में वो चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। 100 का चीज़ कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बराबर। तो पैसे का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया ना। तो अगर ये पैसे में जो भी मैं अपन अर्न कर रहे हैं, करीब में जाके घर पे रख दूँ तो क्या हो जाएगा? एक साल बाद निकालूंगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी पैसे की, है ना। तो हमें वैल्यू कम करनी है, वो तो कमाना नहीं हुआ ना, फिर पैसे तो कमाना हुआ। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इन्फ्लेशन तो है, इन्फ्लेशन के साथ में आता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब क्या रहता है? चक्रवाढ़ ब्याज बोलते हैं हम लोग। मतलब अगर 6% इन्फ्लेशन है, 6% अगर इन्फ्लेशन है तो एक साल बाद कितना हो जाएगा? 106। मतलब उस चीज को खरीदने के लिए आपको 106 रुपये देने पड़ेंगे। उसके अपेक्षा क्या होगा? 6 रुपये से नहीं बढ़ेगा, 6% से बढ़ेगा इसके ऊपर। हो सकता है 6 रुपये की जगह 8 रुपये बढ़े और आपका 114 रुपये हो जाए। फिर इसके बाद 6%, इसके ऊपर 6%। अब समझ रहे हैं, 6 रुपये से नहीं बढ़ रही है इन्फ्लेशन, 6% से बढ़ रही है। जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग के बढ़ रही है महंगाई, इसलिए डेंजरस है। इसमें क्या होता है? कंपाउंडिंग भी होता है। ये एक बड़ा रीजन होता है, रिसोर्सेज कम है, इन्फ्लेशन, और साथ में उसके कंपाउंडिंग। तो सिर्फ कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना तो समझा हमें। क्या ज़रूरी है? हमें हमारे स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या है। दूसरी चीज़, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से अच्छे जगह पे हमें
इन्वेस्ट करते आना चाहिए जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स मिले, बराबर। तो हम लोग वो सब चीज़ें समझेंगे। हम लोग बेसिकली अभी क्यों समझ गए, अभी हम लोग उसको कैसे करना है वो समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हमारे कुछ गोल्स निकालेंगे, हमारे कुछ टारगेट्स बनाएंगे। हम लोग कोई पहले इंसान तो है नहीं इस धरती पे, हमारे फादर भी सेम प्रोसेस से गए, हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोग हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों के एजुकेशन होंगे, अगर कोई आप कॉलेज करें तो आपका कॉलेज का एजुकेशन, शादी होगी, फिर बच्चों की शादी होगी, बच्चों का एजुकेशन रहेगा, ये सब प्रोसेस है ना। तो हम लोग जो कॉमन गोल्स है, मोटा मोटी घूमने जाना है, फ़ोन लेना है, सारी चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा ना। अचानक से तो पैसा नहीं आएगा, अचानक से एक दिन में पैसा आएगा क्या, नहीं। आपको ओवर द पीरियड क्या है उसको प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को ये इतना इतना चीज़ें लग सकता है। बड़े बड़े खर्चों को तो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग को बड़े बड़े खर्चों को लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। उसको फिर हम लोग उस गोल्स के हिसाब से हम लोग बाकी चीज़ें समझेंगे। लेकिन इसके भी पहले, इस सब प्लानिंग के पहले हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग समझने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट बेस, बिना बेस के जैसे घर नहीं बनता वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग इस प्लानिंग के बगैर अधूरी है। उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग मतलब क्या रहता, इमरजेंसी में जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग को हम लोग इमरजेंसी प्लानिंग बोलते हैं, बराबर। एक एग्जांपल देता हूँ कि अपन जैसे आप यहाँ से गढ़चिरौली जा रहे हैं, समझो गढ़चिरौली पता है सबको, पूरा जंगल वगैरह है, और कोई रात के समय में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको शायद ही कोई आदमी भी मिले वहाँ पे, और टावर भी नहीं रहता मोस्टली, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं रहती, और बाकी दुकान तो रहती है। तो अगर आपको रात में जर्नी करना है गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली से पारों के नहीं जाना है वहाँ लोग, तो और फैमिली के साथ जा रहे हैं आप लोग, तो आप क्या करोगे, निकल जाओगे गाड़ी पकड़ के तुरंत, क्या करोगे, खाना बना के लेकर जाओगे और गाड़ी चेक, जोर से बोलो, सही पॉइंट बोलो। हाँ, गाड़ी चेक करेंगे पहले, सर्विसिंग करा लेंगे, एक बार नहीं 2 बार करा लेंगे, फिर स्टेपनी चेक कर लेंगे, हवा चेक कर लेंगे स्टेपनी में कि अपनी नॉर्मल, पेट्रोल देख लेंगे पेट्रोल प्रॉपर है कि नहीं, ज़्यादा का पेट्रोल भी ले लेंगे, डिस्टेंस अगर थोड़ा ज़्यादा है तो भर के भी ले लेंगे शायद। हाँ, इमरजेंसी कैश साथ में रख लेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कुछ इमरजेंसी फिर भी कुछ पड़ जाए तो टाइम पे हमें वहाँ पे ATM ना मिलेगी, वो बोला ना, इमरजेंसी कैश रख लेंगे साथ। कितना चीज़ें हम लोग एक छोटे से 3-4 घंटे की जर्नी के लिए, 5-6 घंटे 7 घंटे की जर्नी के लिए हम लोग कितना प्लानिंग कर रहे हैं, कर लिया। और हमारा जो लाइफ है पूरा, आज हम अगर कोई मान लो 30 साल में है, यहाँ से लेकर आपका जो 70-80 साल जो भी हम लोग लाइफ रहेगा 100 साल, ये लाइफ को हम लोग प्लान ही नहीं किए। सही है क्या, करना चाहिए ना, करना क्यों चाहिए इसमें, क्योंकि ये तो हम लोग मान के चले कि मैं 80 साल तक जीऊँगा, या हम लोग 80 साल तक जिएंगे, मान लो यहीं पे कुछ हो गया तो उसका क्या प्लानिंग है हमारे पास, कुछ है, उसी को हम लोग प्लान करेंगे। हाँ, उसी को प्लान करेंगे। तो हमारे पास इमरजेंसी प्लानिंग में सबसे पहले सब, आपको ये सब बातें सब पता है, हम लोग बस उस पर थोड़ा सा कैसे उस पर और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या है उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इमरजेंसी प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मली करते हैं इंश्योरेंस, राइट। इंश्योरेंस मैक्सिमम सब लोग लेते हैं। कौन से इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ हेल्थ और लाइफ हेल्थ, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल ये कुछ हो इंश्योरेंस, गए। और भी बहुत तरह के रहते हैं, मोटा मोटी हमें इतने लगते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस है ना, हम लोग जो एंडाउमेंट पॉलिसी वगैरह हम लोग देखते हैं नॉर्मली LIC की वगैरह, ये सब पॉलिसीज क्या रहती है कि आप का जितना पैसा है आप जमा करो, आपको साथ में इंश्योरेंस मिलेगा, और वो पैसा कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट लगने से आपको वापस भी मिलेगा, 5-6% लगा के
आपको वो पैसा अगर आपको कुछ होता नहीं है तो वापस भी मिलेगा, और कुछ होता है तो आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा, उसका डबल वगैरह ऐसा रहता है। मतलब अगर आप 5 लाख रुपए का डाल रहे हो तो हर साल आप 50-50 हज़ार भरो, 10 साल भरो, 5 लाख रुपए हो जाएंगे। 10 साल में अगर कुछ हो जाता है तो 5 लाख के 10 लाख रुपए आपको आपके फैमिली को मिलेंगे। ऐसा ही रहता है पॉलिसी। और अगर कुछ नहीं होता है तो आपको वो 10 लाख की जगह 12 लाख रुपए मिलेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपका प्रीमियम कितना होगा इसमें? 50,000 रुपये साल में, 10 साल भरना है। ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस क्या रहता है? मेडिकल इंश्योरेंस। कुछ भी होता है मेडिक्लेम कुछ भी क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये वो पैसा हम नहीं देते, कंपनी देती है। इंश्योरेंस कंपनी देगा। मेडिकल में देती है, मतलब अपने डॉक्टर को देती है, हॉस्पिटल में देती है, बराबर। अभी आपको WCL में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। इनके लिए सिर्फ डिपेंडेंट्स के लिए। अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है जैसे, लेकिन फिर भी आपको डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन आप पे डिपेंडेंट है तो उसका आपको करना पड़ेगा। मान लो किसी का भाई है, बहन है, कोई भी है जो आपके साथ में ही रह रहे हैं किसी कारणवश, और उनका जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो वो आपके डेफिनेशन में नहीं आते। आपके डेफिनेशन में कौन आता है फैमिली के? वाइफ, पेरेंट्स, मदर, फादर और बच्चे। और लेडीज होगा तो आपके पास चॉइस रहता है, आपके खुद के फादर मदर को या सास ससुर को ले सकते हैं, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो एक ही बार वो ऑप्शन रहता है, शायद उसको चेंज भी नहीं कर सकते आप, तो वो एक वन टाइम आपको चूज करना पड़ता है। तो ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा व्हीकल इंश्योरेंस बात कर लेते हैं। व्हीकल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी को हो जाता है तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या रहता है? अपनी वजह से किसी को हो गया तो कंपनी उसको पैसा देती है उसके नुकसान के लिए, है ना। वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है। टर्म इंश्योरेंस किसको पता है? फेडरल। हाँ, टर्म इंश्योरेंस निकाला है किसी ने? आपने निकाला है? हाँ, टर्म इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस सुना तो है ना, आपने निकाला है? नहीं निकाला नहीं है। हाँ, बताइए। लाइफ अगर इन केस कुछ हो जाता है लाइफ को, तो उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन देते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे ही वो म्यूचुअल फंड हाँ? एक अमाउंट मिलती है, जैसे 20,000 पर ईयर की 1 करोड़ 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस की खास बात क्या है? इसका प्रीमियम बहुत कम रहता है और इसका जो रिटर्न है अपने को वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें रहती हैं। इन्वेस्ट किए वाले वापस नहीं मिलते टर्म किया इंश्योरेंस, हुआ पैसा वापस नहीं मिलता। डेट होने के बाद लगे तो उतना मिलता है, 10 लाख के में बाद ही आपका टर्म जो इंश्योरेंस मिलता है। 40 साल का इंश्योरेंस है, तो 40 साल में अगर आपको कुछ नहीं होता है तो ये पैसा जो भी प्रीमियम भर रहे हैं हर साल वो नहीं मिलेगा, लैप्स। चला गया, लैप्स। लेकिन इसके बीच में आपको दूसरे दिन भी कुछ हो जाता है तो जिसका इंश्योरेंस उसको तो 40 लाख मिल जाएगा। परिवार को, फैमिली को, जो आपके डिपेंडेंट है उनको वो पूरा पैसा मिलता है, बराबर। ये था टर्म इंश्योरेंस। और इसका कैसा रहता है? 15,000 20,000 में आपकी एज के हिसाब से रहता है। आपको 1 करोड़ का वगैरह इंश्योरेंस मिल जाता है। और हमने अभी दूसरा क्या देखा? 50,000 रुपये प्रीमियम भरे, आपको सिर्फ 10 लाख का इंश्योरेंस है, डबल करके भी, है ना। तो वो जो हमने देखा था वो क्या था? इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट था उसमें। तो आइडियली हम लोग इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड नहीं करते। इंश्योरेंस को अलग रखो, इन्वेस्टमेंट को अलग रखो, क्योंकि इंश्योरेंस के साथ जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको कितना पैसा दे रहा है? वो 6%, 5%, 7%, उसके ऊपर नहीं दे रहा, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस समझा आपको? प्रीमियम कम रहता है और कवरेज ज़्यादा रहता है। सिर्फ डेथ के बाद ही पैसा आपके डिपेंडेंट को मिलता है, या क्रिटिकल इलनेस में भी मिलता है आजकल, और रिटर्न नहीं मिलता। आपको उसका कुछ फायदा नहीं होता है आपके लाइफ टाइम में। और क्या फायदा है इसका? और जो प्रीमियम रहता वो जो शुरू हुआ वही फिक्स हो जाता है पूरे लाइफ के लिए, जितना टाइम तक आपका टर्म है। आज अगर आप 15,000 से शुरू किए तो 15,000 ही रहेगा आपका, वो बढ़ेगा नहीं उतने टर्म टेन्योर तक। भले कितना महंगे बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी आपका 15,000 ही रहेगा, समझे? पैसे नहीं मिलेंगे सर।
पैसे अगर 40 साल में आपको कुछ नहीं होता है, जो जिसका इंश्योरेंस हो उसको नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा। डेथ हो जाती है तो ही मिलेगा, तो ही मिलेगा। ठीक है, तो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? हाँ, निकाला है कि किसी ने नहीं निकाला है यहाँ पे, है ना? निकल है अभी बैंक तो अभी वाले भी कुछ- निकालते हाँ? हैं, बैंक वाले भी अभी टर्म इंश्योरेंस निकालते बैंक हैं। वाले भी निकाल रहे हैं। अभी मेरे को बताओ इसमें कि ठीक है, ये इतना बात तो समझ गया हमको। अभी मेरे को बताओ कि टर्म इंश्योरेंस कितना निकालना सही रहता है? 1.5 CM, हाँ? 1.5 CM। नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता, उसका कुछ ये है, हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि देखो हमको क्या ज़्यादा भी इंश्योरेंस नहीं निकालना, क्या ज़्यादा प्रीमियम जाएगा, हमको ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा इंश्योरेंस निकालने का कोई मतलब नहीं है ना। इसके हिसाब से आपकी इनकम और एज के हिसाब से, इनकम के हिसाब से रहता है मोस्टली, तो आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपके खर्चे रहते हैं, तो उस हिसाब से आपका कुछ कैलकुलेशन रहता है। अभी मैंने जो पढ़ा है, जो रिसर्च है, उसके हिसाब से टर्म इंश्योरेंस आपका जितना भी एनुअल इनकम है, जितना एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स, 20 टाइम्स उसका आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब अगर आपका 5 लाख रुपए एनुअल इनकम है तो 20 लाख 5 लाख इंटू 20, 1 करोड़। साल का इनकम 5 लाख है तो 1 करोड़ रुपए हो गया। किसी का 5 लाख रुपए है तो उसने अभी 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाल देना चाहिए, बराबर? किसी का 10 लाख है तो 2 करोड़ का, सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस एक पार्ट हो गया, इसके अलावा हमें वो क्या होना चाहिए, इमरजेंसी फंड भी हमारे पास होना चाहिए। इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या रहता है कि हम लोग कुछ पैसा को हमारे इनकम में से बाजू में निकाल के रखे हैं, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग इमरजेंसी केस में ही करेंगे। इमरजेंसी मतलब किसी की शादी आ गई इसलिए तोड़ दिया, ये सब इमरजेंसी नहीं है। जब आपके सर्वाइवल का प्रश्न आता है, सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है, तब आप इसको तोड़ेंगे, अदरवाइज ये कहीं पे आपका सही जगह पे पड़ा रहेगा, जहाँ पे उसका वैल्यू ना बढ़े तो भी चलेगा, वैल्यू कम ना हो इतना हम लोग ध्यान देंगे। ऐसी कौन सी सिचुएशन रहती है जब हमें इसका जरूरत पड़ सकता? जॉब चली गई, अगर आपकी क्रिटिकल इलनेस हो गया, हम लोग हमारा इनकम बंद हो जाए बेसिकली, तो इनकम बंद हो जाए तो उसके लिए तो ऐसे थोड़ा टाइम के लिए कुछ श्याम आले सर ले शिकवते हैं बहुत बारी। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह तब भी काम आ सकता है। उसके अलावा अगर हमारा जैसे जॉब चला जाता है तो हमें क्या नया जॉब ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, 6 महीने 7 बार चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा 6 मंथ या 1 ईयर तक का हमारा जो एनुअल ये है मंथली खर्चा है, मंथली हमारा जो खर्चा है उसका 6 महीने या 1 साल तक का हम लोग पैसा क्या करेंगे, उसको एक जगह सेव करके रख देंगे और इसको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी चीज़ों में ये हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये है हमारा बेसिक इमरजेंसी प्लानिंग। टर्म इंश्योरेंस आपने अगर निकाला नहीं है तो निकाल दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये सब किया हुआ है तो ही हमने फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ बाकी गोल्स लाइफ के वगैरह वगैरह हमने करने चाहिए, बराबर। अदरवाइज हमने बाकी इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं। अगर आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा तो बाकी आप क्या करोगे, नहीं क्या बीच में, बाकी गोल सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, ओवर द पीरियड हम लोग बहुत सारे लोन्स लेते हैं, बहुत सारे लाइबिलिटीज क्रिएट करते हैं। हम तो ये सोच के करते हैं ना कि मैं तो करूँगा ही नहीं कभी, ऐसे सोच के हम लोग करते हैं ना कोई भी चीज़। हम ये तो ना सोचते अरे यार मैं मर गया तो मैं क्या करूँगा इस ज़मीन का, या जो भी इन्वेस्टमेंट घर ले लिया अब इतना लोन पे तो उसका क्या करूँगा,
तो ये सोच के करते कह रहे तो रिटायरमेंट तक के इसको मैं कर दूंगा, अपना प्लानिंग पूरा प्रॉपर रहता है। बट इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो ये पैसा क्या होगा, जो हमारे परिवार है उनको काम है। अच्छा एक चीज़ और पूछना भूल गया मैं, हेल्थ इंश्योरेंस किसका किसका निकालना चाहिए? सभी का निकालना चाहिए जिनका जिनका रहेगा, क्योंकि एक का दूसरे को यूज़ नहीं होता। तो टर्म इंश्योरेंस किसका निकालना चाहिए? हाँ, टर्म इंश्योरेंस भी सबका निकालना चाहिए क्या? जिम्मेदार काम एग्जैक्टली, सबका नहीं निकालना चाहिए। सबका क्यों नहीं निकालना चाहिए? कुछ फायदा नहीं है। जो अर्निंग मेंबर है सिर्फ उसका ही टर्म इंश्योरेंस निकालना चाहिए, क्योंकि उसका डेथ होने से घर पे जो इनकम आ रही थी मंथली वो इनकम बंद हो जाएगी, और बाकी मेंबर्स को आगे का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसको संभालने में, इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकलने में, बाकी सबसे बाहर निकलने में वो टाइम लगेगा। उस टाइम तक वो पैसा उनके काम है। सही बात है, बच्चा एजुकेशन में कुछ कर रहा है, कहीं एडमिशन हो करे, चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा ना? नहीं। और मान लो आप जो वर्किंग नहीं करता उसका निकाल के बैठे हो, तो आप पकड़ में वो पैसे का कुछ काम नहीं आएगा आपको, है ना? वो अननेसेसरी आप प्रीमियम भर रहे हो, आपका इनकम तो इनकम पे तो कोई डिस्टर्बेंस हुआ नहीं है। सिर्फ अर्निंग मेंबर का हमने टर्म इंश्योरेंस निकालना चाहिए। तो अब जितने भी अर्निंग मेंबर है आप अभी अपने, क्योंकि जैसे आपका बर्थ रेट चला जाता है, नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, तो आपका ये बढ़ जाता है प्रीमियम। बर्थ डेट के आसपास पहले प्लान कर लेने का, छोटा मोटा जितना भी 50 लाख 3 करोड़ का निकाल लीजिए कम से कम इसका। कुछ नहीं, कुछ 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 50 लाख से काम आ जाए, है ना? इमरजेंसी कुछ भी आ सकती है, किसको पता था। और उसमें भी बाकी चीज़ें भी ध्यान देनी है, नॉमिनी एंड वो सब बातें कि किसको रखना है, क्या रखना है, तो उसको लेकर भी आपके लाइफ के बाद में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी हम लोग, ये हमारा बेसिक इमरजेंसी प्लानिंग हो गया, तो अभी हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की तरफ चाहते हैं कि हमें अभी क्या क्या हमारे गोल्स रहते हैं, उसमें क्या क्या कितना खर्चा आ सकता, और फिर उसको अचीव करने के लिए हमें हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम समझें। तो हमारे बेसिकली गोल्स कौन से रहेंगे बताइए? बेसिक से शुरू कर दे। 25 साल का है तो उसका पढ़ाई चल रहा होगा तो कितना एजुकेशन करेगा? क्या करेगा? फिर एजुकेशन हो गया, फिर जॉब पे तो है, शादी करेगा, फिर क्या करेगा? शेयर क्या करेगा? फिर घर बनाएगा, शादी के बाद कार लेगा। बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका एजुकेशन। पापा के घर पे आएगा ना, नहीं वो जस्ट अभी जॉब पे लगा हुआ है, इतना जल्दी घर कैसे बना लेगा ना? अभी अपन पुणे मुंबई में तो नहीं रहते सब लोग, अभी आजकल तो ऐसा ट्रेंड है मुझे कि घर वाला ही लड़का चाहिए, तो पुणे मुंबई में फ्लाइट के पहले कुछ पहने, आपको नहीं पूछेगा, आपको क्वार्टर मिलता है तो कोई टेंशन नहीं है, पूछेगा बस। एजुकेशन, मैरिज, चाइल्ड, मान लो फिर अपन लोग घर ले लेते हैं। कभी एकच घेतली लगेच होतो, कारच नको म्हणून यार। व्हीकल में दोनों आ गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और बोलते नहीं, माँ बाप को लगता है देखते देखते बच्चे कब बड़े हो गए, अभी हो गए। अरे वो घूमोगे फिरोगे नहीं क्या? तो उसके लिए बहुत खर्चा लगता है। फॉरेन ट्रिप निकालोगे तो 3-4 लाख रुपए पूछ जाएंगे, और नॉर्मल इंडिया में भी घूमोगे तो 50,000 रुपये तो जाते हैं। 50,000 रुपये टाइम पे कहाँ से आते हैं मेरे को बताओ? टाइम पे आते हैं क्या? 50,000 रुपये में नहीं आते, 1 लाख रुपये। 50,000 रुपये नहीं, आप लोग को 1 लाख का वगैरह प्लानिंग करना चाहिए, महंगाई भी बढ़ रही है सब। तो वैकेशन आ गया, क्या बोलते हैं इसको? अरे घूमने नहीं दे रहे हैं।
मेडिकल हो गया, घूमने जाना है वो सब। फिर बच्चों का एजुकेशन बड़े हो गए, बच्चों का हायर एजुकेशन डिग्री वगैरह नहीं कराओगे तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया ना। चाइल्ड हायर एजुकेशन हो गया, फिर चाइल्ड का मैरिज कर, चाइल्ड का अवॉइडेड हो गया, चाइल्ड का मैरिज कर देंगे, उसका खर्चा, उसका जॉब के लिए अपन क्या करेंगे, जॉब के लिए पैसे थोड़ी ना देते, वो ये करेगा ना, पढ़ेगा, ये खर्चा हटा देना पड़ेगा। अगर उनको पैसे देके लगवाना है तो ये पैसे बचा लो, इन्वेस्ट करके। चाइल्ड मैरिज हो गया, फिर और कुछ प्लानिंग बचता है कि हो गया, बच्चों की शादी हो गया, अभी निश्चित हो गए, तो निकालना है बच्चे ने रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों को बड़ा के अच्छा किया, बहू आ गई, माँ बाप को निकाल दे तो अदरवाइज भी हो सकता। अभी तो ज्यादा होता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये मोटा मोटी इतना प्लानिंग हम लोग बेसिकली करते ही है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट अमाउंट हम लोग देते जाएंगे। सेल्फ एजुकेशन अगर आप अभी कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जैसे कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं आपको, तो कुछ 50 से 1 लाख रुपये लगेगा आपको। 1 लाख रुपये शादी में कितना खर्चा है आजकल? 5 लाख तो बहुत आते हैं, मिनिमम 5 लाख 10-15 लाख रुपये तो आराम से आदमी मंदिर में शादी करेगा, लोग क्या कहेंगे बताओ। जिनका कोविड में निपट गया शांति से, किसी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, लोग खुद ही बोल रहे थे थैंक यू, हम लोग अब निपटाओ करके, मेरे को बुलाया नहीं करके कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चाइल्ड एजुकेशन प्राइमरी हम लोग बेसिकली 10वीं तक वगैरह बोल रहे तो 5 लाख रुपए 4-5 लाख रुपए मेरे ख्याल से हो जाता होगा। 10 नहीं मेरे को 10 लाख होम लोन घर कितने का लोगे? 50 लाख का है तो अपन ऑटो लोन लेंगे, लेकिन डाउन पेमेंट कितना करोगे? 10 लाख 20 लाख रुपए तो करना पड़ेगा। 15,000 50-60 लाख का लोगे तो 10-20 लाख रुपए तो देना पड़ेगा ना। फिर गाड़ी कितनी लेंगे? कैश में लेंगे 8-10 लाख 10 लाख की गाड़ी लेंगे। घूमने हॉलीडे या वैकेशन पे किधर जाएंगे? 1 लाख किधर जाएंगे, मतलब कितना खर्चा लगेगा? 1 लाख 2-3 लाख रुपए लगेगा। बड़ा सोचा ना, बोला ना आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकलोगे तो आप इधर ही घूमते रहोगे, गोवा में घूमते रह जाओगे। 5 लाख चाइल्ड हायर एजुकेशन मतलब अभी आपको अगर आपकी मन की इच्छा थी हमेशा कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए, आप बन नहीं पाए किसी कारण में, अभी आपको लगता है यार मेरे बच्चे को मैं बनाऊंगा, तो एंट्रेंस में 30 20-25 लाख रुपए मेडिकल के लिए लगते हैं, तो थोड़ा हायर साइड ही लेंगे। 25 लाख रुपए आज के डेट में हमें लगते हैं, है ना। चाइल्ड का मैरिज 20 लाख अभी नहीं लेते, अभी मान लो 15 लाख है तो 15 लाख लेते हैं, इसको करते हुए रिटायरमेंट के लिए कितना खर्चा चाहिए? आज अगर रिटायर होता है तो उसका आगे का 20-30 साल निकलना है उसको, 70-80 लाख 1 करोड़ चाहिए ना। 15 साल से तो आप इधर 4-5 करोड़ छाप लेते, उसमें भी नहीं होता, मेरे पैसे नहीं बचते, और आगे के 20-30 साल कैसे निकालना है? तो 1-2 करोड़ रुपए तो कम से कम लगते हैं, 1 करोड़ निकले तो, है ना।
ये हमने अभी क्या लिखे आज के प्रेजेंट वैल्यू में लिखे। अभी इसको अपन अगर इन्फ्लेशन जोड़ेंगे और उसमें कंपाउंडिंग जोड़ेंगे तो 6% ये 1 लाख रुपए तो ठीक है अभी आप दे रहे हैं तो 1 लाख ही रहेगा। मैनेज मान लो और 3-4 साल बाद करोगे तो 15 लाख के आपके 20 लाख हो जाएंगे। चाइल्ड एजुकेशन फिर उसके और 10 साल बाद मतलब 5 साल बाद 5 लाख का ये 10 लाख रुपए हो जाएगा। होम लोन सब ये सब करते करते होम लोन आएगा थोड़ा सा दिमाग में, फिर निकल जाएगा, फिर और 15 साल बाद याद आएगा अरे घर लेना है, तो तब ये 20 लाख का 30 लाख 40 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। गाड़ी 10 लाख की गाड़ी है 2-3 साल में आप अगर प्लान करते हो तो फिर भी इसका 13-14 लाख रुपए हो ही जाएगा। ये व्हीकल भी तो महंगा आ रहा है ना, फिर वैकेशन भी 2 लाख है, 2 लाख का मान लो 3 लाख हो जाएगा 2-3 साल बाद का अगर प्लान है तो 25 लाख आज के डेट में 25 लाख 20 साल 25 साल बाद 1 करोड़ के ऊपर चला गया। मेरे पास एक्सेल में था वो लैपटॉप कोई लाया था कि इतने में यहाँ पे कोई लेकर आएगा कि ऊपर से जाके उसमें मेरे पास था हाँ छोटू सा लैपटॉप था कोई एक बार प्लीज देख कर होना, लेकिन मिल जाएगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब बातें। मैडम ने चाइल्ड एजुकेशन 25 लाख है, ये कम से कम 1 करोड़ रुपए हो जाता है। चाइल्ड मैरिज 15 लाख, वो भी 25 लाख रुपए हो जाएगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो 1 करोड़ है ना, आज से 30-40 साल बाद ये 1 करोड़ का 10 करोड़ रुपए भी कम पड़ेगा आपको। मतलब पैसे का वैल्यू इतना गिर जाएगा कि 10 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ हो जाएगा। तो आप अभी सोचो आपके कितने बड़े बड़े गोल्स है, आपकी इनकम भी बढ़ेगी उस हिसाब से, बट हमारी फिर भी इनकम क्या है, लिमिटेड इनकम में हमें कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है और हमारे पास फिर रिसोर्सेज क्या है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास हमें पता नहीं है ठीक से। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अभी आज मार्केट में, और उसके फ़ायदे नुकसान उस सब पे बात करेंगे, कहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ये सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी समझ गया। अभी ये देखो टर्म इंश्योरेंस का मतलब भी यहाँ पे आपको समझ में आता है। मान लो आप ये सब में होम लोन ले लिया, शादी भी करा दिया, लोन लेके नहीं कैसे उधर से पैसा मांग के, इतना पैसा तो आपके पास है नहीं ना, लेकिन शादी का उम्र में शादी करना जरूरी है, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, गाड़ी वाले भी शौक था तो ले लिया, कार लोन ये लोन वो लोन सब कर लिया। अब आपका मान लो आपके कुछ उम्र में आके उस पर्सन को कुछ हो जाता है, ये बर्डन किसके ऊपर जाएगा लोन का? सीधा गाड़ी वाले बाउंसर भेजेंगे, गाड़ी उठा के लेकर आप, घर वाले आएंगे, बैंक वाले आएंगे, घर को ताला मार देंगे। सिक्योरिटी कहाँ है उनके लिए? इसी केस में अगर उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये रहता है तो क्या हो जाता है, वो पैसे से ये लोग जो ये ऊपर की मोटा मोटी चीज़ें हैं इसको तो एटलीस्ट निपटा सकते हैं ना वो, ठीक है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम लोग अभी भी अवेयर नहीं है इंडिया में ज़्यादा, बट सभी ने कर लेना चाहिए, जल्दी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बाद समझेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और वो ऑप्शंस में फायदे नुकसान क्या है वो सब समझेंगे। उसके पहले आपको फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट का एक रूल मैं समझाता हूँ आपको। फाइनेंशियल मार्केट का रूल क्या रहता है? रिस्क और रिटर्न का एक रूल रहता है, रिस्क और रिटर्न या रिवॉर्ड। हाँ, ये सबको यही रूल लागू होता है। रिस्क अगर ज़्यादा है तो हाँ, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा रहेगा। कनेक्ट करना, चालू कर बटन। रिस्क अगर कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा। ये सिंपल फाइनेंशियल मार्केट का रूल है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि यार ये चिट फंड जो है कंपनी, ये आपको इतना परसेंट रिटर्न दे रही है, 20% रिटर्न दे रही है, 2 साल में पैसा डबल, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए क्या? चांसेस क्या है वो आपको डुबा देंगे, है ना।
चांसेस क्या है कि वो झूठ बोल रहा है। वो आपको क्या बोलते हैं कि आपका 2-3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, और आप जब पूछते कह रहे इसमें रिस्क क्या है, वो क्या बोलता है, अरे नहीं इसमें कोई रिस्क नहीं, रिस्क क्या है इसमें, ये तो एकदम सेफ है अपने सेविंग के बैंक के जैसा। और आपको इतना अच्छे से कन्विंस करते हैं वो रिकॉर्ड से वो सब दिखा के कि आपको लगता है कि हाँ ये तो एकदम बढ़िया बात बोल रहा है, ये इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप में जो अंदर हमारे अंदर जो लालच रहता है उसको क्या करता है, वो ट्रिगर करता है कि अरे यार देखते कुछ डबल पैसा कहाँ मिल रहा है ना। आजकल वो उसको क्या बोलते हैं, चिट फंड वाली स्कीम बोलते हैं कि तुम ये करो और फिर उसको क्या करो आप, और 4 लोगों को जोड़ो, फिर वो जो कमाएगा वो कमीशन भी आपको मिलेगा। ऐसा सब चलता है आजकल नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग का वो क्या करते हैं, आपको रिस्क नहीं बताते, आपको क्या बोलते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स मिलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट का रूल मैंने आपको समझा दिया, रिस्क ज़्यादा है तो ही रिटर्न ज़्यादा मिलता है। मतलब वो आपको अगर रिटर्न ज़्यादा देने का प्रॉमिस कर रहा है तो आपको रिस्क बता नहीं रहा, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सिंपल ये आपको देखने को मिलता है कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह जो है ये आपको कितना देता है, 5%, 4% से 3%, 6% देता है शायद। और वही कोऑपरेटिव बैंक आपको कितना देता है, 9-10% तक देता है वो सेविंग पे भी, FD पे भी देता है वो पैसा। क्यों देता है वो, उसमें रिस्क ज़्यादा है, कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी है ना। चलो तुम ऐसे ही हम लोग देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ट्रेडिशनली हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं और न्यू में नए वाले हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तरीके से हमारे पास हमारे फादर ने भी दिया समझते, उसको हम लोग कौन से पकड़ो सेविंग, RD, FD है ना। आज भी मेरे ऑफिस के भी रिटायरमेंट होते तो क्या करने वाले पैसे का तो कुछ नहीं, FD कर दूंगा बोलते, उनको उतना ही पता है, थोड़ा बहुत नहीं क्या, तो FD कर दूंगा बोलते। तो ये पुराने ऑप्शन है सब, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है अपने को, 6-7%, 5-6% मिलता है, इससे कम मिलता है, 5-6%। और क्या है, हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, हमारे फादर्स सॉरी PPF में करते थे। PPF क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कहाँ इन्वेस्ट करते थे, लैंड वगैरह में, रियल एस्टेट में, लैंड हो गया, गोल्ड और लैंड वेंडिंग हो गया। मोटा मोटी ट्रेडिशनली ऐसे ही होता था। अभी नए ऑप्शन हमारे पास कौन से आ गए, स्टॉक मार्केट है ना, उसको इक्विटी मार्केट, इक्विटी, मैं बता दूं, इक्विटी मार्केट हो गया, इक्विटी मार्केट है ना, शेयर मार्केट हो गया। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक वाला मैडम इसको ले लिया मैंने वैसे, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्टमेंट भी इसको ले लिया। कोऑपरेटिव बैंक में क्या आ रहा है, HDFC वगैरह, हाँ कोऑपरेटिव बैंक की है, और कुछ नहीं है, बचत संस्था। कोऑपरेटिव बैंक है। इक्विटी मार्केट, फिर जो SIP वाला बोल रहे हैं वो म्यूचुअल फंड, सही है। म्यूचुअल फंड सही है। NPS नेशनल पेंशन फंड। और क्या नए नए ऑप्शंस है, कुछ नया सुनने में आपको सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह, ठीक है। REITs रियल एस्टेट का ही वो डिजिटल फॉर्म है REITs। और ये भी क्या है, मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी, ETF, ब्लॉकचेन ऑप्शन सुनेंगे ना, ब्लॉकचेन में क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो करेंसी में कौन सा, बिटकॉइन, डॉगकॉइन, USDX, तो ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में आता है। वो Forex, ये शेयर मार्केट नहीं है, ये शेयर मार्केट जैसा ही मार्केट है, बट ये अनरेगुलेटेड है, इसके ऊपर अभी किसी का कंट्रोल नहीं है। Forex है।
हाँ फोरेक्स फॉरेक्स यानी कि उसमें आ गया। क्रिप्टो चलता सर फोरेक्स में। ट्रेडिंग वगैरह इक्विटी मार्केट सर लेकिन ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग लीगल नहीं है ना। कॉल पुट तो कर सकते हैं, कौन बोला लेकिन कॉल पुट ही नहीं चलता ऐसा मैं सुना। कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक समझेंगे हम लोग। पीपीएफ क्या रहता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये इसका ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। देखो सारे ट्रेडिशनल ऑप्शन खराब है ऐसे नहीं बोल सकते, तो हम लोग समझेंगे कि क्या है पीपीएफ क्या है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये इसको ई स्कीम बोलते हैं, एग्जेम्प्ट। मतलब आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स बेनिफिट रहता है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, और आपको जो फाइनल अमाउंट वापस मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो ये टैक्स फ्री पूरा है। बट इस पर लिमिटेशन क्या है? सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक आप गोल्ड बॉन्ड में भी नहीं लगता। साल में डाल सकते हैं। 1.5 लाख रुपये है मेरे ख्याल। 1.5 लाख नहीं है, कम है। 1.5 लाख रुपए ATC के लिमिट में आता है, इसलिए 1.5 लाख तक के ही लिमिट में आपका आता है ना टैक्स बेनिफिट। तीसरा लैंड कैसा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। लैंड अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सेल करने जा मुझे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। लिक्विडिटी यानी क्या कि जब उसको मैं जो कैश में कन्वर्ट करना होता है लिक्विड कैश में, तो इमीडिएटली हम लोग उसको बायर्स चाहिए होंगे, और वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकता है, वो रिस्क तो है, बट मेन उसका प्रॉब्लम है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। तो लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? करना चाहिए, बट एक्सेस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। सिर्फ एक्सेस पैसे को ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नॉर्मल आपको जो रेगुलर लगने वाला पैसा है वो सब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्ड कैसा इन्वेस्टमेंट है? गोल्ड भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड बॉन्ड अच्छा है। गोल्ड बॉन्ड्स भी अच्छा है। वो गोल्ड के ऊपर गोल्ड में प्रॉब्लम क्या है? गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि नहीं? आपकी बीवी आपको कन्विंस कर देगी ये सब पे, गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मेरे को ज्वेलरी लेकर दो, तो जाके आप ले लोगे, लेकिन ज्वेलरी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ETF गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ETF नहीं, ETF हम डिजिटल की बात नहीं कर रहे हैं, अपन ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं ना, अपन कच्चे प्रॉपर गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो गोल्ड जो है कच्चे फॉर्म में जब रहता है या उस पर कुछ कारीगरी नहीं होती, तो वो आपको उतना ही वैल्यू वापस मिल जाएगा। बट ज्वेलरी में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मेकिंग चार्जेस और बाकी भी उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो गोल्ड अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलरी अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर ये कोऑपरेटिव तो देखिए। अभी हम लोग समझेंगे इक्विटी मार्केट को समझेंगे, और इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड नए जो ऑप्शन है वो समझेंगे। इक्विटी मार्केट है हम लोग जो नॉर्मली सुनते आते हैं शेयर मार्केट, वही सब है। शेयर्स परचेस करते हैं हम लोग किसी कंपनी के, और फिर जब उसका प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग बेच देते हैं, बराबर। बट शेयर प्राइस बढ़ेगा कम होगा ये सब समझता क्या हमको? हाँ, सबको समझता क्या? यस सर। एक दो लोगों को समझता है। प्रॉब्लम क्या है उसमें कि पहले तो किसको यहाँ लगता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो किसको लगता है कि कुछ और है। यहाँ से शुरू होता है ना, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है शेयर मार्केट के बारे में, उसी के हिसाब से आप उसको अप्रोच करोगे, और उसका फायदा नुकसान तो अलग बात है। किसको लगता है कि जुआ है, फ्रैंकली याद होगा तो जुआ लगता है। किसको लगता है कुछ और है, तो क्या है फिर? क्या है? एनालिसिस समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, लोग कहाँ पे बेच रहे हैं, कहाँ पे उठ रहा है, ठीक है, वो ट्रेंड समझना पड़ेगा, कैंडल्स देखना पड़ेगा। वही मार्केट में जो कंपनी बन रही है, हाँ, उनके फंडामेंटल क्या है, हाँ, वो अपना नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च करने वाली है, हाँ, उसका प्रोडक्ट चलेगा। हाँ, जैसे अभी EVM के मशीन आ रहे हैं, राइट, हमको जो लग रहा है हाँ, उसमें जो अपने को लग रहा है वो कंपनी नया प्रोडक्ट बनाएगी, कुछ चलेगा, उसके फंडामेंटल, और वो अपने को अच्छा रिटर्न देने वाली, उसके स्टॉक पूरा चाहिए, स्टॉक करना चाहिए, और आप जो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट, कंपनी क्या करने वाली है, क्या करने वाली है।
गुड गुड। और कोई? कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज मस्ट, तभी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ट्रेडिंग बोल नहीं सकते बट इन्वेस्टिंग तो सबने करनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे? सर इंट्राडे में रिस्क है, डेली होता है ना, खरीदना बेचना, उसमें ज़्यादा रिस्क है। चलो इसके लिए और एक चीज़ समझते हैं। मतलब सर उसमें प्रॉपर स्टडी करें, ग्लोबल मार्केट को देख के और जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आपने आगे देखोगे मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोचते हैं, जैसे अपनी बिजली कोयला का अपना प्रॉब्लम है, आगे बिजली का प्रॉब्लम आएगा और अभी क्रूड ऑयल का भी वैसे ही उसके से अपना फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो आगे जाके रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा फोकस में रहेगा। जैसे अभी पेट्रोल पंप जैसे अपने लगे हुए वैसे सोलर पैनल जो बेच रहे हैं, तो जैसे इंडस्ट्री है तो उसको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो अभी नहीं मिलेगा लेकिन जो फ्यूचर रहेगा। प्रॉब्लम ये है सर, एक्सपायर हो जाता है वो, हर महीने में एक्सपायर हो जाता है, वो प्रॉब्लम है। क्या चीज़? प्रीमियम खत्म हो जाते हैं, वो जो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस है हाँ। उसके प्रीमियम हर महीने वो हो जाते हैं 0 पे। तो ये जो मैंने पूछा जुआ है कि नहीं, इसको समझने के लिए और एक चीज़ समझते हैं। 2 प्रकार के इन्वेस्टर्स रहते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रेडर और एक को हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं? वैल्यू इन्वेस्टर। ट्रेडर लोग कौन रहता है? जो जैसे इन्होंने बोला कैंडल्स देखनी चाहिए, इसके बेसिक्स देखने चाहिए, तो वो क्या देखते हैं? ट्रेंड्स देखते हैं कि अरे ये अभी नीचे आया था तो ये कैसे ऊपर जाएगा कि नहीं, वो बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें रहता है उसमें, है ना, मार्केट कैसे मूव हो रहा है। तो ये जो स्टडी करके इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडर। और वैल्यू इन्वेस्टर है ना, जैसे उन्होंने बताया कि उसके बेसिक्स को हमको समझना पड़ेगा, वो जो बिजनेस कर रहा है उसको समझना पड़ेगा, वो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं वो समझना पड़ेगा। मोनोपोली जैसे कोल का था अभी ख़त्म हो गया, तो मोनोपोली रहेगा तो भी वो एक चीज़ें समझना पड़ेगा कि उसका मार्केट में पोजीशन कैसा है। तो ये बेसिक समझ के जो इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू इन्वेस्टर। जो ट्रेडर है इसके लिए थोड़ा सा जुआ हो जाता है ये, क्योंकि कैंडल्स भी आपका क्या है, जो भी आप देख रहे हो वो आपका एक एस्टिमेशन रहता है कि ये ऐसा ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। बट वैल्यू इन्वेस्टर को पता है कि मेरा ये बिजनेस जो है, आज जो इसका शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस यानी क्या रहता है? शेयर्स जब आप लेते तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं, बराबर। तो शेयर प्राइस आप जब आपने कुछ शेयर्स परचेस कर लिए, 100 शेयर्स परचेस कर, तो 100 शेयर्स के आप मालिक बन गए उस कंपनी के, बराबर, ठीक है। अब कंपनी जब ग्रो करती है, बड़ी होती है, तो उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, वैल्यूएशन बढ़ता है तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता है। मतलब कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, बिजनेस में ग्रोथ होती है तो उसका शेयर कहाँ दिखता है? उसके शेयर प्राइस में दिखता है, बराबर। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या बोलता है कि अरे यार मेरे को जो ये बिजनेस लग रहा है ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आज इसकी वैल्यू जो है मान लो आज सिर्फ 60 रुपये है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये 300 रुपये का तो कम से कम होना चाहिए इसका वैल्यूएशन है, वो स्ट्रॉन्ग है इसका बेसिक्स, उतना उसका स्टडी है। तो ये क्या करता है? 60 रुपये में खरीद लेता है और वेट करता है। वेट क्यों करता है? क्योंकि मार्केट इमोशंस पे चलता है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। शॉर्ट टर्म में अरे 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 ये कंपनी डूबने वाली तो सब बेचना शुरू करते हैं और कंपनी के प्राइस गिर जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में रहता है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है, जिसको बिजनेस एक्चुअल समझ में आता है वो वापस इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस ग्रो होता है तो ट्रस्ट फिर बढ़ता है। और द पीरियड जब उसका जो भी टारगेट है दिमाग में, इसका 300 रुपये बढ़ना चाहिए वैल्यू है, जब उसका वो टारगेट उसको मिल जाता है, वो क्या करता है? 300 रुपये में बेच के बाहर निकल जाता है, या 300 में बेच देता है, फिर कुछ और जगह में इन्वेस्ट करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जुआ है क्या? ये नहीं है, जुआ नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक बिजनेस है, बिजनेस बढ़ता है तो शेयर की प्राइस बढ़ती है। लेकिन जुआ किसके लिए है? जिसके पास नॉलेज नहीं है उसके लिए जुआ ही हो गया ना। कोई और बोल रहा है इसलिए मैंने इन्वेस्ट करना, ये बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका खुद का कुछ कैलकुलेशन होगा उसके बारे में। आप अपना पैसा दूसरों के बोलने में क्यों लगाओगे ना? क्या तो हमें अपना स्टडी होना चाहिए, हमें समझना चाहिए बैलेंस शीट और सारा चीज़ें, उसका बिजनेस, प्रोडक्ट, कैसे एडवर्टीजमेंट कर रहा है, बोर्ड कौन है, बोर्ड में चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो फ्रॉड और तो नहीं हो रहा, उसके ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह सब हमें स्टडी होना चाहिए। अब इतना स्टडी हमारे पास रहता है क्या नॉर्मल लोगों का? टाइम तो भी है क्या? तो फुल टाइम का काम है ये, हम लोग कर नहीं सकते, बराबर।
तो फिर ऐसे केस में हमने क्या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या रहता है? म्यूचुअल फंड काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे ऑब्वियसली। म्यूचुअल फंड क्या रहता, एक कंपनी रहती मान लो, कंपनी क्या करती है, उसका फंड ऑफिसर रहता है, फंड मैनेजर रहता है, फंड मैनेजर रहता है उसका। फंड मैनेजर कौन रहता, हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं ना अभी स्टडी, वो स्टडी में एक्सपर्ट आदमी जो ऑलरेडी बहुत सारे खुद भी इन्वेस्टर रहता है, तो उसने बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को मैनेज किया हुआ रहता है। तो ऐसा आदमी एक फंड मैनेजर रहता है उनका, उसको लाखों की सैलरी रहती है, उसका मेन काम ही ये रहता है कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करना। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, एक ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये फंड मैनेजर जो है ये क्या करता है, अपना एक पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो यानी क्या रहता है, हमारा एक बैग रहता है, बैगेज पोटली समझो जैसे रहते, चीज़ों बहुत सारे रहते, इसे पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो में क्या करता है, ये अलग अलग सेक्टर के अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है। सेक्टर यानी कौन से सेक्टर रहते हैं, सेक्टर्स बताइए। सारे सेक्टर, लॉजिस्टिक, इंफ्रा, पहले कोल ले लेते अपना, फिर लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ऑटो, बैंकिंग, फार्मा, आईटी, बैंकिंग, आईटी, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है ना, अनगिनत सेक्टर्स है। ऐसा क्या करता है, पोर्टफोलियो बनाता है वो, और फिर उसका इसका वो परसेंटेज हमको देखने को मिलता है वहाँ पे कि इंफ्रा में उसने 10% इन्वेस्ट किया, कोल में 10% किया, लॉजिस्टिक्स में 5% किया, ऑटो में 20% किया, फार्मा में 30% किया, बैंकिंग में 10% किया। ऐसे करके वो 100% जो उसके पास पैसा आता है उसको वो अलग अलग जगह में इन्वेस्ट कर देता है, अलग अलग सेक्टर में डालता है। ये एक लिस्ट हमें देखने को मिलती है जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड देखते तो, और उसके नीचे में भी क्या रहता है, फिर वो कंपनीज भी दिया रहता है। अब ये 10% जो इंफ्रा है वो जरूरी नहीं एक कंपनी में डालेगा, इंफ्रा के भी और 4-5 कंपनी जो टॉप की उसको लगती है, जो ग्रोइंग कंपनी है वो उसमें डालेगा। फार्मा के हो सकता है और 20-30 कंपनी हो, 10 कंपनी हो, वो उसमें डालेगा। तो वो एक अलग पोर्टफोलियो रहता है जो कंपनी का रहता है, बट ये सेक्टर वाइज रहता है। इसको लगता है अगर कोई सेक्टर कम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से निकल के फिर दूसरी जगह डाइवर्सिफाई करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहली बात तो म्यूचुअल फंड का, कि मान लो अभी जैसे कोविड आया, ऐसा कुछ भी आ जाता है तो कोई 1-2 सेक्टर अगर डाउन में जाते हैं, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या था कि मैंने पूरा पैसा मान लिया, मेरे पास 1 लाख रुपए था, मैंने एक कंपनी के शेयर में डाल दिया। एक कंपनी के शेयर में, एक सेक्टर के एक कंपनी में डाला मैंने, बराबर, शेयर मार्केट में। अब वही कंपनी अगर डूब गई या उसका शेयर प्राइस गिर गया तो मेरा वो 1 लाख रुपए का वैल्यू कम हो गया। यहाँ पर क्या होता है, मैंने इसको 1 लाख रुपए दे दिया, अभी 1 लाख रुपए इसने इधर बांट दिया सब, बराबर। अभी इसमें मान लो इंफ्रा में अगर वो शेयर प्राइस मतलब उसका बिजनेस डाउन चल रहा है, कोल का बिजनेस डाउन चल रहा है, लेकिन बाकी अगर उठ रहा है तो क्या हो जाता है, उसका जो इनकम है वो बैलेंस हो जाता है और वो चेंजेस भी करता रहता है उस हिसाब से। तो इसका एवरेज रिटर्न जो है, हमें एवरेज रिटर्न अच्छा मिल जाता है। वहाँ पर रिस्क क्या था, खुद हमारे पास नॉलेज नहीं, तो फिर हम लोग शेयर मार्केट में डाल देते, शेयर प्राइस एक कोई कंपनी में डाल देते, किसी के बोलने पे फिर वो कंपनी चलती नहीं तो हमारा पूरा पैसा डूब जाता है। तो सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाता है वहाँ पर। सिंगल पॉइंट पे हमारा अगर कुछ वहाँ गड़बड़ हो गया तो हम लोग गए काम से। कोई किसी ने अगर किसी लोन वोन लेके ये सब इन्वेस्ट किया होगा तो वो तो और गया। ये तो बिल्कुल सजेस्टेड नहीं रहता शेयर मार्केट में कभी भी आप पैसा लोन पे लेके कभी नहीं डालें, सेविंग का पैसा डालिए और उसको ग्रो करें। तो म्यूचुअल फंड के आप फायदे देख रहे हैं कि आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट आदमी मिल गया आपको बस म्यूचुअल फंड देखना है कौन सा है, और उसके और 2-3 चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। तो इतना सब हम लोग देख लेंगे तो ये थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है ना। इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग कि म्यूचुअल फंड अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या क्या बातें ध्यान में लेनी चाहिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त,
क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। वो बहुत इजी है, जिसने नहीं किया ना, जब तक हम कोई चीज़ शुरू नहीं करते तब तक हमको बहुत टफ लगता है। एक सिंपल ऐप है, कोई भी आप इसमें रजिस्टर कर लो, वो सब आपको फ़ोन पे सब गाइड कर देते हैं, ठीक है। सब मोबाइल पे आ गया है, एक ऐप रहेगा, आप उसमें ऑटोमेटेड पेमेंट्स भी आप कर सकते हो। आप पेमेंट लगा दो बैंक से, हर महीने सैलरी होगी 10 तारीख को, 2 तारीख को सैलरी हो रही थी आजकल, 8-10 तारीख का मैंडेट कर दो, उतने तारीख को उतना पैसा निकल के चला जाएगा। इसमें सबसे पहले ये कंसेप्ट है SIP का। SIP को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, आपको जैसे पैसे डालना है वैसे रहेगा। लमसम। वन टाइम हो सकता है, लमसम हो सकता है, आपको जैसे भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने हैं वैसे ये रहता है। SIP मतलब इंस्टॉलमेंट्स रहते हैं, ये बहुत काम बेसिकली है। इंस्टॉलमेंट रहते हैं, इसके SIP बोलते हैं। दूसरा इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है एंट्री रेशो और एग्जिट रेशो। एंट्री रेशो और एग्जिट रेशो। एंट्री रेशो यानी क्या रहता है? मान लो आपने 1000 रुपये की SIP शुरू की है मंथली, तो आप जब 1000 रुपये म्यूचुअल फंड को देते हो तो एंट्री रेशो मान लो इसका है 0.01%, वो कम रहता। वो क्या करता है, इसमें का 0.01% मान लो 1 रुपया वो काट लेगा और 999 रुपये क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में जमा करेगा। वो क्यों ले रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस करके वगैरह टाइप ले रहा है। एग्जिट रेशो क्या रहता है? सिमिलर रहता है कि जब आप ये म्यूचुअल फंड बेचोगे तो आपका उतना पैसा कट के आपको बाकी पैसा हाथ में मिलेगा। क्लियर है? तीसरा चीज हम लोग देखेंगे इसमें CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये म्यूचुअल फंड कितने स्पीड से बढ़ रहा है, कितने % से बढ़ रहा है। मान लो 5 साल का भी हम लोग पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो उसको 1 साल के टर्म में लाके आपको बताएगा, इसलिए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, पिछले 5 साल में कितना % ग्रो किया, पिछले 1 साल में कितना किया। इससे आपको क्या लगता है, आपको आइडिया मिलता है कि अरे ये ग्रो कर रहा है कि 5 साल में इसका एवरेज में तो कम है लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ग्रोथ किया है। ऐसा भी देखने को मिलता है, पिछले 5 साल का हो सकता है 10% हो, तो पिछले 1 साल का इसका 15-20% है। तो आपको क्या समझ में आता है इससे कि ये पिछले 1 साल में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न भी रहते होंगे, कोई फंड मैनेजर चेंज हो गया तो आप फंड मैनेजर के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। गूगल में जाके उसका नाम डालिए, आपको कौन से म्यूचुअल फंड में, जैसे कंपनी चेंज करते हैं ये लोग भी चेंज करते रहते हैं, तो उसका बैकग्राउंड आपको पूरा समझ में आता है, कितने फंड्स को मैनेज किया, कितना वहाँ पे प्रॉफिट करवाया या जो भी चीज़ है उसका बैकग्राउंड आपको पता चलता है। तो वो एक चीज़ रहता है। CAGR हमें ध्यान में देना चाहिए कि हमारी ग्रोथ क्या % से हो सकती है। गारंटी नहीं है कि इतने ही % से होगी, बट एक हमें बैकअप थोड़ा तसल्ली मिलती है कि अभी तक इतना ग्रोथ किया है तो आगे भी करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको वो मैंने जो रूल सबसे पहले रिस्क और रिवॉर्ड का बताया था वो तो लागू होता ही है, दोनों में भी, म्यूचुअल फंड में भी, शेयर मार्केट में भी, कि इसमें रिस्क ज़्यादा है तभी ये रिटर्न ज़्यादा देते हैं आपको। इसका एवरेज में ये 10% के ऊपर ही रहता है, 10% से 30, 40, 50% तक भी जाता है, इतना अलग अलग फंड के हिसाब से इतना तक जाते हैं। 10-20% कौन देता है आपको, आज कोई नहीं दे रहा सर अभी 50-40 चल रहा है, सॉरी 45-50 चल रहा है, 45-50 भी चल रहा है। तो ये पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड का, है ना। तो ये अभी के लिए हमारे लिए वो सेफर ऑप्शन है। SIP को और अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ मैं कैसा रहता है। और एक कंसेप्ट है NAV। NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। किसी भी म्यूचुअल फंड का आज का वैल्यू क्या है, हर डे के एंड पे उसका NAV निकलता है, ठीक है। अभी ये जो 1000 रुपये मैंने डाले ना आज के डेट में, मान लो 1 तारीख को, 1 जनवरी को मैंने 1000 रुपये डाले, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका NAV 1 जनवरी को था 10 रुपये। तो जैसे शेयर मार्केट में आपको क्या मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे, यूनिट्स मिलते हैं। तो आपको कितने यूनिट्स मिले, 100 यूनिट्स मिले। फिर आप 1 फरवरी को डालें 1000 रुपये, तब इसका हो गया था 20 रुपये, तो आपको कितने मिले, 50 मिले। फिर 1 मार्च को डाले आपने 1000 रुपये, आपका तब हो गया समझो 25 रुपये, तो 40। तो ऐसे करते करते आपके अभी जो है यूनिट्स है, मान लो 1000 यूनिट्स आपके जमा हो गए, 1000 यूनिट्स आपके जमा हो गए।
और आज का इसका वैल्यू है 150 रुपये। साल 2 साल 3 साल तक आपने करे इसको। इसका NAV आज का रेट कितना है 50 रुपये, तो 1000 × 50 कितने हो गए आपके 1.5 लाख रुपये हो गए, ज़्यादा हो गए ना, 15 लाख रुपये हो गए। भैया 1.5 लाख कितना हुआ 1.5 लाख रुपये हो गया। ये इसका पोटेंशियल है। आपको जो भी उस दिन का जब बेचोगे उस दिन का जो NAV रहेगा वो रेट पे आपको क्या हो जाएगा, आपके जितने यूनिट्स जमा है उसको आप बेच के आपको पैसा ले सकते हो। क्लियर है? ये यूनिट्स आपके अकाउंट में जमा होते हैं। जिस भी महीने में आपने SIP नहीं डाली तो नहीं डाली, जितना पैसा है वो ग्रो होता रहेगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं कि अरे अभी ये महीना नहीं भरा तो आपका डिफॉल्ट हो गया और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और ऐसा नहीं, जितना भरा उतना भरा, लैप्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपके अकाउंट में रहेगा, डीमैट अकाउंट में, और उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें भी नॉमिनी वगैरह रहता है, आप घर के किसी पर्सन को नॉमिनी रख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या रहते हैं। म्यूचुअल फंड में भी टाइप्स रहते हैं, और म्यूचुअल फंड आपको 10% या 20% नहीं देता ना। हाँ, वही चीज़ हम लोग समझेंगे अभी कि मिड कैप बेसिक क्लासिफिकेशन जो है इसका वो उनके भांडवल के हिसाब से, जैसे बिजनेस में भांडवल रहता है, कैपिटल बोलते हैं, वैसे उस म्यूचुअल फंड का कैपिटल क्या है, या उस म्यूचुअल फंड का नहीं, वो जिस कंपनी में डाल रही है पैसा, वो कौन सी कैटेगरी की कंपनी है, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड डिसाइड होता है। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो क्या रहता है, स्मॉल कैप एक रहती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, और एक मल्टी कैप रहता है। स्मॉल, मिड, लार्ज, मल्टी। स्मॉल कैप यानी क्या रहती है, ऐसी कंपनी, क्योंकि म्यूचुअल फंड के कैपिटल के ऊपर नहीं है, पहले बता दें। ये जिस कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पोर्टफोलियो में लिखा था नीचे में सेक्टर्स, अगर स्मॉल कैप है तो वो सिर्फ स्मॉल उस सेक्टर के स्मॉल कैप में ही डालेगा पैसा। अब स्मॉल कैप कंपनी क्या रहती है, ये नई नई जो हमारी कंपनी स्टार्टअप्स रहती है, जैसे ओला ऊपर एक टाइम पे थी, जोमेटो थी, क्या है, स्टार्टअप्स थे। इन्होंने देखा कि नया मार्केट ऐसा चल रहा है, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपना स्टार्टअप शुरू किया था। तो इनका कैपिटल तब क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है, खुद के कैपिटल से शुरू करते हैं, थोड़ा मोटा जरूरत से लोन लेके, बराबर है। उनको बोलते हैं हम लोग स्मॉल कैप। मिड कैप यानी क्या रहते हैं, जो स्मॉल कैप की कैटेगरी से थोड़ा आगे बढ़ गए, उनको पहला IPO वगैरह आ गया वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा ग्रोथ फेज में चली गई, बेसिक फेज से निकल गई, सर्वाइवल ग्रोथ फेज में चली। लार्ज कैप कौन सी रहती है, लार्ज कैप यानी ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत टाइम से ग्रोथ से भी ऊपर चली गई, वो स्टेबिलिटी फेज में है, वो मार्केट में मार्केट लीडर्स बोल सकते हैं, या मार्केट में अच्छा शेयर लेके बैठे हैं। फॉर एग्जांपल टाटा, जितनी कंपनीज है, रिलायंस की कंपनीज है, ये सब क्या है, लार्ज कैप में आ जाती है। ठीक है, हो सकता है रिलायंस के भी स्टार्टअप्स हो, बट उनको बैकअप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के है तो वो उनकी कंपनी मानते हैं वो। और मल्टी कैप यानी क्या रहता है, ये ऐसे म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल में भी डालेगी, मिड में भी डालेगी, और लार्ज में भी डालेगी। प्रपोर्शन रहेगा, हो सकता है स्मॉल में 30%, मीडियम में 30% और लार्ज में 40%, कुछ भी प्रपोर्शन हो सकता है। तो हमें रिस्क कितना लेना है, स्मॉल कैप में रिस्क कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा हो सकता है। मैक्सिमम जो हम लोग सेक्टर्स में डालें उसके इन्वेस्टमेंट डूब भी जाए, वो जो स्टार्टअप्स में डाला स्टार्टअप्स डूब जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट उसमें फ़ायदा क्या है कि आपके जो 10 पोर्टफोलियो थे, 10 पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज थे, उसमें अगर आपकी 2-3 भी सेक्टर में की कंपनी उठ जाती है तो आपको एकदम भयंकर 100% के ऊपर भी ग्रोथ दे देती है, 50%, 100% के ऊपर हाई रिटर्न्स देती है। वो बाकी का भी लॉस है उसको वो कवर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है स्मॉल कैप, ये थोड़ा प्रॉफिटेबल ही है। तो ये क्या हुआ, हमारा रिस्की हो गया, ये मीडियम रिस्की रहता है, और ये बहुत कम रिस्क रहता है, नो नहीं बोलेंगे, लो रिस्क रहता है, और ये थोड़ा बाइफरकेटेड रहता है। मोस्टली बैलेंस एडवांटेज फंड वगैरह जो बोलते हैं वो ऐसे बैलेंस्ड रहते हैं थोड़े,
उनके नाम में रहता बैलेंस। तो रिस्क की जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हमको क्या डालना है। मान लो आपका जो भी इनकम है, आप 10,000 रुपये हर साल के हर महीने आप 10,000 की SIP निकाल दो, 10,000 की। अब 10,000 में आपको देखना है कि मेरे जो गोल्स है कितने मेरे लॉन्ग टर्म के गोल्स है, कि मेरे को मैं रिस्क ले सकता क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये मेरे को रिटर्न देंगे। शॉर्ट टर्म में मेरे को किसका ज़रूरत है, गाड़ी लेनी है, जो भी है हमने दिखा दी, क्या घूमने जाना है। ऐसे गोल्स को हम लोग क्या करेंगे, सेफ रखेंगे। थोड़ा पैसा ग्रो हो ना हो, मेरे को ये पैसा इसके थोड़ा सा बढ़ के भी मिल जाएगा तो मेरे को चाहिए। वो पैसे को आप जो कर रहे जो जरूरत है जल्दी उसको आप लास्ट कैप में डाल दोगे। मान लो 2,000 रुपये कैसे पीछा डाल दी आपको, इसमें के 10,000 रुपये 5,000 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए आपने सोचे, बच्चे की शादी वादी जो भी हमने देखे थे, रिटायरमेंट, तो 5,000 रुपये आप क्या करोगे, जब डाल दोगे। बचे हुए क्या है, आप सोच रहे हो कि मेरे को 4-5 साल बाद लगेगा, 5-7-10 साल में लगेगा, तो आप मिड कैप में जो है वो पैसा डालोगे, ठीक है। तो थोड़ा आपको डालना होगा, मल्टी कैप में भी डालना। तो ये कैसे डिपेंड करता है, आपको क्या रिस्क लेना है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्लियर चाहिए, मेरे को कितना रिस्क चाहिए, उस हिसाब से आपको SIPs म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। बराबर क्लियर है इतना? जो हाई रिटर्न देते हैं उसका फिक्स रेट है। हाँ मैं बोला ना, वो तो मार्केट का वही है, जो रिस्क जो रिटर्न ज़्यादा दे रहा है वो उतना ही नीचे भी जा सकता है, तो रिस्क को कंसिडर करके ही करना है। यहाँ पे हम लोग जब 5,000 डाल रहे हैं तो ये डूब भी सकते हैं, बन भी सकते हैं, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा पैसा यहाँ डाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट अपने आप को कवर कर लेता है। आप पिछले 10-20 साल का मार्केट देखोगे तो वो बहुत ग्रोथ किया है, वो आगे भी बहुत ग्रोथ करेगा। 5 बज गए क्या? इतना टाइम हो गया, मेरे को 4 बजे ऐसा लगा। अच्छा 5 मिनट इसलिए फ़ोन नहीं था ना, तो मैं टाइमिंग नहीं देखना है। 5 मिनट में मैं ये करता हूँ। तो ये था म्यूचुअल फंड का, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी भी बहुत अनरेगुलेटेड है, उसमें बहुत ही एक्स्ट्रा पैसा लगा इन्वेस्ट कीजिए, नॉर्मली सजेस्टेड नहीं है। तो इतना सब बातें आप ध्यान रखिएगा। और बेसिकली इसके अलावा भी और क्या रहता है ना, थोड़ा साइकोलॉजी भी डिपेंड करती है। हम लोग अगर खर्चा करने वाली मेंटालिटी के रहेंगे तो कितना भी पैसा कम है, तो सेविंग मेंटालिटी से रहेंगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म में बहुत सेफ रहेंगे। एक तो बुक्स है साइकोलॉजी ऑफ मनी करके वगैरह, थोड़ा उसको पढ़िए आप। और कुछ दिखाना था बट छोड़िए, कोई नहीं। इसमें एक एक्सेल शीट है फाइनेंशियल प्लानिंग करके, शायद नहीं है इसमें होगा तो आप ले लीजिएगा अगर अब किसी को खुद का कुछ प्लानिंग करना होगा ना। देखता होगा तो फाइनेंशियल गोल प्लान देखिए ऊपर में है। 5 मिनट ही लीजिए, इतना टाइम दिए तो है ना। आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप ले लेना। एक ही क्लास है क्या साहब आपका? हाँ मेरी 2 क्लास है। शॉर्ट में ही समझा देता हूँ। ये पर्सनलाइज शीट है थोड़ी, है ना। 5-7 मिनट इससे ऊपर नहीं होगा। देखिए इसमें सब एक्सेल शीट में भरा हुआ है। आपको सिर्फ आपके देखिए मैंने क्या किया, हमारी इनकम जो है उसमें हमको हर साल के 3% हमको इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। प्रमोशन इंक्रीमेंट 4-5 साल बाद प्रमोशन होगा तो हमने उसको 20% पकड़ लिया। वेज बोर्ड वगैरह आता है आपका, तो 20% पकड़ लिया। इन्फ्लेशन 6% लिया। इन्वेस्टमेंट रिटर्न मैंने 12% ले लिया, ठीक है। अब इमरजेंसी फंड वगैरह सब ले लिया मैंने, उसका ईयर्स ले लिया। और ये इन्फ्लेशन लगा के जो मैं बोल रहा था ना आपको, इमरजेंसी फंड वगैरह 3 साल बाद 1 साल बाद इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 6% का इन्फ्लेशन लगा कर। वैकेशन जाना है 50,000, 3 साल बाद 60,000 लगेंगे। आईफोन लेना है तो 1.5 लाख का 1,78,000। देखो मैरिज देखो 7 साल बाद करोगे तो 10 लाख का 15 लाख हो जाएगा। सेम होम डाउन पेमेंट वगैरह है तो 20 लाख का था, 15 साल बाद उसको 47 लाख रुपए लगेंगे 6% इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। किड्स एजुकेशन 25 लाख था, 25 लाख 25 साल बाद 1,07,00,000 ये लगेगा एक्चुअल में। और अब तब अर्न भी कर रहे होगे बट सेविंग को प्लान नहीं करोगे तो नहीं होगा। रिटायरमेंट 1 करोड़ था, 40 साल बाद 10 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा चार्ट है, या बाद में ले लेना अपने पेन ड्राइव में और खुद का बनाना।
हाँ बाद में क्या लैपटॉप में ही रहता। ये मैंने क्या किया, 35,000 वाली इनकम है ना, उसके हिसाब से मैंने लिया। एक रूल है 50-30-20 का, 50%, 30% और 20%। 50% हमने डालना चाहिए नीड्स में, 30% हमने वॉन्ट्स में डालना चाहिए और 20% हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये लेकिन फर्स्ट सैलरी में। सेकंड सैलरी में क्या होता है, मतलब जब इंक्रीमेंट आता है तो ऊपर का पैसा जो है उसको अपोजिट कर दो, 50% डाल देता इन्वेस्ट करो, 20% वॉन्ट्स में रहने दो और 30% वॉन्ट्स में रहने दो, 20% नीड्स में डाल दो। ऊपर का पैसा मतलब मान लो आप 35,000 कमा रहे थे तो 35 का 50-30-20 कर दो, लेकिन जब 37,000 हो जाएगा तो ऊपर का 2,000 जो है उसको, ऊपर के पैसे को 2,000 रुपये में से 20% इधर डाल दो और उस हिसाब से ये करना है। उस हिसाब से ये चार्ट बना हुआ है। 35,000 इनकम वाले हम लोग 35,000 इनकम के समझ के हमने ये बनाया हुआ है। इसमें देखो 50% नीड्स में डाला, 30% मैंने वॉन्ट्स में डाला और इन्वेस्टमेंट मैंने 7,000 रुपये डाला। ठीक है, अगले साल क्या हुआ, हमें इंक्रीमेंट मिला 3%, साल का होता है 12,600 रुपये, उसको मंथली डिवाइड कर लिया तो 1,000 रुपये के आसपास कुछ तो आता है, 1,050। उसको भी हमने क्या किया, अपोजिट रेशो में बांटा। ऊपर का जो पैसा था 1,050 रुपये, उसको 20% हमने नीड्स में दिया और 50% हमने इन्वेस्टमेंट में दिया, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ गया। देखो सीधा ये क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट और इधर नीड्स का चार्ट है, पूरा 30-40 साल का चार्ट है। बीच बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो यस किया है मैंने, प्रमोशन आने 5 साल बाद आपका वेज बोर्ड आया, वेज बोर्ड में आपका इनकम काफ़ी मिल गया, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसा को आपने क्या किया, वही ऊपर का पैसे को आपने 20, 30, 50 में बांट दिया। और जो नॉर्मली 35,000 है वो नीड्स, क्योंकि हमारा क्या हो, पहले साल हमारा नीड्स सेट हो गया, तो नीड्स में हम लोग नहीं दे रहे, ऐसा नहीं सिर्फ 20% है। पहले साल 50% दे दिया ना, अगले बार से हम लोग सिर्फ 20% देते हैं। पूरा चार्ट है। इसके अलावा फिर तीसरे चार्ट में हम जब आते हैं तो ये कैश फ्लो है। अभी हम लोग नीड्स और शुरुआत में जो हमने गोल्स डाले थे, सब जिनको पैसा दिए थे, तो देखो मेरे को 1 साल बाद क्या चाहिए था, इमरजेंसी फंड चाहिए था 1,60,000 का, 59,000 का, बराबर है। अभी मैंने अगर ये 10% से ग्रो करता हूँ मैं वॉन्ट्स को, वॉन्ट्स में भी क्या है, मैंने 70% इन्वेस्ट किया, 30% मैंने तुरंत खर्चा कर दिया। जरूरत है तो तुरंत भी रहती है ना, 30% कर दिया, 70% जो है मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो 70% जो इन्वेस्ट किया वो इसमें का, किसमें का, ये 10,500 का 70%, मतलब 7,000 के आसपास इन्वेस्ट किया, तो साल भर में मेरा 98,000 हो गया। कितने इससे, 10% से। और ये कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट 94,000। तो टोटल मिला के मेरे पास पैसे कितने हो गए, 1,92,000। मेरा गोल था पहला इमरजेंसी फंड, मेरा इमरजेंसी फंड का गोल पूरा हो गया। मेरे पास आज कुछ भी हो जाए तो मैं इमरजेंसी के लिए तैयार हूँ। यही फिर हर साल आपका क्या होगा, ऐड होते होते जाएगा। तो आप देखो आपके गोल से बाजू में इसके साथ आपको कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा 7 साल बाद क्या था, शादी का गोल था, 15 लाख रुपए चाहिए थे। मेरे पास वॉन्ट्स और इन्वेस्टमेंट मिला के मेरे पास 19 लाख रुपए है। अगर मैंने ऊपर के गोल्स पे खर्चा नहीं किया तो मेरे पास 19 लाख रुपए है। मेरे पास मतलब पर्पस क्या है कि 15 लाख ना रहे तो 10 लाख भी तो काम के हैं ना आपके, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है। 10,000 के जो जितने हैं उसको आप SIPs में वगैरह डाल सकते हैं पैसा। वो तो पीरियड आप देखिए, इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। 7,000 से मैंने शुरू किए, 7 14,000 से। ये बंदा कितना ऊपर जाता है, देखो 1 करोड़ इसने 20 साल में 1 करोड़ के ऊपर कमा लिया। हाँ, SIP के थ्रू टोटल मिला के आप देखोगे तो 1.5 करोड़ रुपए 20 साल बाद 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 61 लाख। तो 10% भी बहुत नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है। 10% इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये चार्ट है और वहाँ पे ऑथर का नाम भी लिखा है मैंने, उनका जिनका मैंने एक्सेल शीट लिखा है, अंकुर वारिको, फेमस है अभी आजकल। एक्सेल शीट जिसको भी ज़रूरत है लीजिए, अपना पर्सनलाइज्ड इनकम डालिए वहाँ पे, गोल्स को अपना ये दीजिए और आप इसको ट्रैक कीजिए। आज एक बार आपको 1 टाइम है ना, एक गेम की जैसा है। जैसे गेम खेलते हैं ना हम लोग, जितना आप इसमें कर लोगे ना उतना फ़ायदा है आपका। जितना दिन नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए उस दिन, ठीक है ना। जितना इन्वेस्टमेंट कर लोगे, 15 लाख का प्लान करोगे, 10 लाख पे भी लैंड किए तो फ़ायदा ही है ना। कौन बोल रहा है 15 लाख ही आप अचीव करो, हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं। तो जितना होगा उतना फ़ायदा रहेगा आपको और एक हैबिट भी बिल्ड हो गया, ठीक है। तो होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। टाइम नहीं